everyone, so let's start वेक्टर कंसेप्ट बेस्ड क्लास. ओके, सो इसमें आपका जो कंसेप्ट का रिवीजन होगा. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का. ठीक है, रिवीजन आपको हर दिन करना रहता है. ठीक है, तो हम ऐसे कंसेप्ट बेस्ड रिवीजन क्वेश्चंस देखेंगे जिनसे आपके कंसेप्ट भी क्लियर रहेंगे और आपको पैटर्न भी क्लियर होते जाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द एक्सिस आर 1,0√3, फाइंड एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद जेड एक्सिस. तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्शन समझना होगा. प्रोजेक्शन होता है क्या? ठीक है, तो प्रोजेक्शन को अगर हम समझें, अगर कोई भी वेक्टर है, ठीक है, कोई भी वेक्टर है, लेट सपोज आर वेक्टर. आर वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आर वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये एक्स वाई जेड यहाँ पर क्या है? ये एक्स वाई जेड यहाँ पर क्या है? प्रोजेक्शन है. किसका? आर वेक्टर का. आर वेक्टर का किस पर? एक्स एक्सिस पर. वाई एक्सिस पर वाई है, जेड एक्सिस पर जेड है. तो डेट मीन्स बेसिकली अगर कोई पॉइंट पी यहाँ पर है और वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चलकर आया, मतलब पहले वो एक्स एक्सिस पर एक्स यूनिट गया होगा, फिर वाई एक्सिस पर वाई यूनिट, फिर जेड एक्सिस पर जेड यूनिट गया होगा, तब जाके इस पॉइंट पी पर पहुंचा होगा. ठीक है, और तब जाके ये वेक्टर उसने बनाया होगा, आर वेक्टर. तो आर वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के. और ये क्या होते हैं? प्रोजेक्शंस होते हैं. किस पर? एक्स वाई जेड एक्सिस पर. ठीक है, प्रोजेक्शन मतलब उनका, उन्होंने कितने यूनिट उन एक्सिस पर चलाया, उनका क्या वैल्यू है उस एक्सिस पर. ठीक है, वो प्रोजेक्शन होते हैं. और यहाँ पे प्रोजेक्शन क्या दे रखा है? ए वेक्टर का एक्सिस पर 1,0√3. तो इस तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ? ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस √3 के कैप, ये लिख सकता हूँ. राइट. फिर उसने बोला कि इसका, ये जो ए वेक्टर है, इसका एंगल बताओ किसके साथ? जेड एक्सिस के साथ. तो जेड एक्सिस का सभी का पता है कि जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? के वेक्टर होता है. ठीक है, तो ये अपने पास दोनों वेक्टर्स आ चुके हैं. अब इनके बीच में एंगल निकालना. एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है. एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको सभी को पता होगा कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनके बीच में एंगल कैसे निकलता है? कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी मतलब रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, उनमें रिजल्टेंट ऑफ बी वेक्टर मतलब उनका मैग्नीट्यूड. तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? सभी को पता है. आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलेगा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. आई जे के कोएफिशिएंट का आपको क्या करना रहता है? स्क्वायर करना रहता है. तो यहाँ से हम देखें तो ए वेक्टर आज के समय में हमारे कौन है? ये आई जे कैप, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस √3 के कैप. ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ 0 जे कैप, लेकिन आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. बी वेक्टर जो है वो आज के समय में हमारे पास कौन है? के वेक्टर है. ठीक है, इन दोनों का नीचे क्या होगा? रिजल्टेंट. रिजल्टेंट मतलब अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट, √3 का स्क्वायर, और के वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर द रूट 1 का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे. और आपको पता है आई डॉट, आई तो है ही नहीं, तो जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है. राइट, तो के डॉट के का जब मल्टीप्लाई होगा, बाकी सारे जीरो होंगे डॉट प्रोडक्ट में, आपको ये पता होगा. ठीक है, तो के डॉट के कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 और √3 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, और नीचे क्या आ रहा है देखो, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 4, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो √1 इज 1. यहाँ से हमारे पास ये क्या है? √3/2. ये किसके इक्वल था? कोस थीटा. तो ये हमको क्या इंप्लाइज करता है कि थीटा कितना हो जाएगा? √3/2 कब आता है? कोस में 30 डिग्री पर. तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री. ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, सो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, आपके कंसेप्ट को बिल्कुल रिवाइज कर देगी, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. P is the position vector of orthocenter and G is the position vector of centroid circumcenter is origin. Okay, बताओ, ये एक रिलेशन दे रखा है P इक्वल टू के जी वेक्टर, और फाइंड के की वैल्यू निकालनी है. अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यूज होता है जो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, IIT JEE की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उनको तो ये पता ही होना चाहिए, तो हमेशा बहुत बार यूज होता है. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको रट जाना चाहिए यहाँ पर. तो H इज ऑर्थो सेंटर, और ओ को मैं मान लेता हूँ ये सर्कम सेंटर है. तो ये क्या है? आपका सर्कम सेंटर है. ठीक है, ये सर्कम सेंटर, ये क्या आपका? ऑर्थो सेंटर. तो ये बात सभी को पता होगी कि जो जी होता है, जो जी होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशियो में. 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है कौन? जी.
जी सेंट्रोइड जो होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कमसेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। और ये एक ऐसी पिक्चर आप हमेशा फिट कर लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है। अब यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर की बात हुई है। पोजीशन वेक्टर आप सभी को पता होता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? कोई भी वेक्टर है, मतलब कोई भी पॉइंट है P, मुझे बताना है कि ये ओरिजिन से किस रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो ओरिजिन से मैं एक लाइन खींचूंगा और बता दूंगा कि भैया ये आर वेक्टर है ओ से पी, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट पी था एक्स वाई प्लेन में या एक्स वाई जेड प्लेन में, ठीक है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मतलब इस वेक्टर की या इस पॉइंट की, सॉरी इस पॉइंट की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो हम बताते हैं, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये पी पॉइंट है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किस प्रकार कहां पर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो ये ओपी वेक्टर क्या कहलाएगा? आर वेक्टर, जो आर वेक्टर है, ठीक है, मतलब आर वेक्टर मैंने उसको रिप्रेजेंट करा है, तो ये ओपी वेक्टर बेसिकली क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ बोला गया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर क्या दे रखा है? पी दे रखा है, मतलब ऑर्थो सेंटर एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर पी दे रखा है, और जी इज द पोजीशन वेक्टर सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर ओरिजिन है, यहाँ पर सर्कमसेंटर ओरिजिन है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर ओ जो है अपना सर्कमसेंटर है, ठीक है, जो कि ओरिजिन है, 0,0,0 होता है, ठीक है। जी यहाँ पर होगा, उसने बोला कि जी का जो है पोजीशन वेक्टर क्या है? जी है, जी वेक्टर, और ऑर्थो सेंटर को अपन एच मानते हैं, ठीक है, एच माना है, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? पी वेक्टर है, ठीक है। अपन को पता है, ये अपन को पता, अभी अपन ने देखा कि ये किस रेशियो में डिवाइड होगा? 2:1 के रेशियो में। अच्छा, चलिए अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो ओ से जी तक चला मैं, ठीक है, ओ से जी तक, ये जी वेक्टर बन गया, क्योंकि वो उसने खुद बोला है कि जी जो सेंट्रोइड है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? जी वेक्टर, ठीक है। तो ओ से जी चला, यहाँ से आता है ओ से जी की कितनी यूनिट लेंथ थी? 1 यूनिट लेंथ थी, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस ओजी वेक्टर को ही, मतलब जी वेक्टर जो है ओजी वेक्टर को स्ट्रेच कर रहा हूँ, आगे स्ट्रेच करा, ठीक है, यहाँ तक स्ट्रेच करा, फिर 1 यूनिट स्ट्रेच करा तो ये 1 बन गया, फिर 1 यूनिट स्ट्रेच करा तो ये 1 बन गया। ये टोटल कितना बन गया यहाँ से यहाँ तक? ये टोटल कितना बन गया? 2 बन गया, ठीक है। तो ये ओ से जी वेक्टर, ये भी जी वेक्टर था, मतलब ये जी वेक्टर है, ये भी जी वेक्टर है, ये भी जी वेक्टर है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो भी वेक्टर्स पढ़ते हैं आईआईटी जेईई 11th-12th में, वो फ्री और लोकलाइज वेक्टर होते हैं। फ्री और लोकलाइज वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनको मूव करने पर डायरेक्शन, अगर उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, तो फ्री और लोकलाइज वेक्टर है। तो हम जितने वेक्टर पढ़ते हैं वो फ्री और लोकलाइज वेक्टर होते हैं, तो हम उनको मूव करा सकते हैं अनटिल अनलेस उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको ओजी वेक्टर को स्ट्रेच करा, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, ये टोटल 2 बन गया, ठीक है। लेकिन ये देखो यहाँ से यहाँ तक भी टोटल 2+1 3 था, ये भी 2+1 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर पहुंच जाऊँ, मतलब यहाँ पर ऑर्थो सेंटर मिल गया मेरे को, ये क्या मिल गया? ऑर्थो सेंटर मिल गया। और ऑर्थो सेंटर क्या था? पी, पी वेक्टर था। तो अगर मैंने देखा जाए तो मैं जब ओ से एच तक पहुंचा तो मैं 3G वेक्टर चला, ठीक है, मतलब जी वेक्टर, एक जी वेक्टर, दो जी वेक्टर, तीन जी वेक्टर। और इसको क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है? यहाँ से यहाँ तक टोटल ओ से एच वाले को, जो कि पोजीशन वेक्टर है, ओ से एच और सेंटर का पोजीशन वेक्टर क्या बोला? पी। तो पी बराबर, पी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? 3G वेक्टर। पी बराबर, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3G वेक्टर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं करा है मैंने। ओ से जी तक अपन को पता था 1 यूनिट है, ये जी वेक्टर है, क्योंकि उसने खुद बोला कि पोजीशन वेक्टर है सेंट्रोइड का जी वेक्टर, ठीक है। फिर मैंने इसको उठा के आगे स्ट्रेच कर दिया, 2 यूनिट स्ट्रेच कर दिया, लेकिन 2 यूनिट स्ट्रेच करने पर यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, जी वेक्टर वो कितना हो गया? 3G वेक्टर। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला है कि जो ये है ओ से एच तक, मतलब ये तो पोजीशन वेक्टर हो गया किसका? ऑर्थो सेंटर का। तो पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3G वेक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ई ए बी सी दे रखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओके, तो एक ट्रायंगल है आपके पास, ट्रायंगल दे रखा है ए बी एंड सी, उसके पोजीशन वेक्टर क्या दे रखे हैं? 1 -1 एंड माइनस का 3। ओके, बी दे रखा है 2 1 एंड माइनस का 2। पोजीशन वेक्टर, आई होप आप समझ सकते हो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ, कि ओरिजिन से जो वेक्टर, ओरिजिन से हम अगर जिन वेक्टर्स को मेजर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पोजीशन वेक्टर। मतलब ए का पोजीशन वेक्टर
मतलब ये ओ है, ओ ए है बेसिकली। ओ ए वेक्टर कितना है 1 -1 -3 के कैप है ना। ओ बी वेक्टर कितना है 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप -2 के कैप। ओ सी वेक्टर कितना है माइनस का 5 2 माइनस का 6। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। तो ए का, अच्छा यहाँ पर एक एंगल ए है और इसका अपन को क्या मेजर करना है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। ओके, सो यहाँ पर आपको एक थ्योरम पता होगी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई भी एंगल बाइसेक्टर है तो वो उसके अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, उसके एडजेसेंट साइड के रेशियो में। एडजेसेंट रेशियो में मतलब ए बी की लेंथ मान लेते हैं सी है, मान रहा हूं अभी मैं, ठीक है, और ए सी की लेंथ क्या है बी है, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा सी इज टू बी के रेशियो में। कौन, बाइसेक्टर। So angle bisector divides its opposite side in the ratio of their adjacent side, in the ratio of their adjacent side में उसको C to B के रेशियो में इसने यहाँ पर क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलती है। अच्छा ओके, सो अपन को लेंथ निकालनी है एडी वेक्टर की, इसकी लेंथ निकालनी है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले अपन ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास ये सी आ जाएगा, मतलब ये वाली लेंथ आ जाएगी, और हम ए सी निकाल लेते हैं ताकि हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, तो देखो मेरे को ए बी की लेंथ निकालनी है, ए बी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। ए बी एक वेक्टर बन गया होगा, राइट, ए बी एक वेक्टर बन गया होगा। ओके, अच्छा, सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, अगर जब भी आपको लेंथ निकालनी है, तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि अगर ये ए था और ये बी था, और यहाँ से अपन ने बोला कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या था ओरिजिन से, ठीक है, ठीक है, ये ओ बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये ओ ए वेक्टर और ये ओ बी वेक्टर। ये आपको दे रखा था 1, -1, -3, और ये कितना दे रखा था 2, 1, -2 दे रखा था, ठीक है। सो ओ ए वेक्टर, ए बी वेक्टर और बी ओ बी वेक्टर, ठीक है। सो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आपको पता होगा, राइट। अगर कोई भी दो वेक्टर्स को हम साइड ऑफ ट्रायंगल बता सकते हैं, तो तीसरी साइड कैसे निकलेगी उनके सम का, जैसे कि ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, सॉरी ए बी वेक्टर, राइट, क्योंकि ये डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, ये दो साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये दोनों, और तो तीसरी साइड कैसे निकलेगी इनका सम, ठीक है। तो यहाँ से ए बी वेक्टर कितना आ गया, ए बी वेक्टर यहाँ से कितना आ गया ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी वेक्टर को निकालने के लिए मुझे ए बी वेक्टर निकालना है, तो मैंने क्या करा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको फॉर्मूला क्लियर है। तो जब भी आपको कोई वेक्टर निकालना हो तो आपको सिंपल सा करना है कि बी वेक्टर, मतलब बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर होगा, और ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ओ ए वेक्टर, उसको माइनस कर देना रहता है, तो ये यहाँ पर ए बी वेक्टर आ जाएगा। तो और अपने पास पोजीशन वेक्टर पड़े हैं, बी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर 2 1 -2 है, ए वेक्टर के पोजीशन वेक्टर 1 -1 है, इन दोनों को सिंपली माइनस करना है। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। तो मैं इसको आई जे के नहीं लिख रहा हूँ, इसको सिंपल लिख रहा हूँ 1, तो आप अंडरस्टैंड कर लेना कि मैंने आई जे ही लिखा है, आई जे के ही लिखा है, ठीक है। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 आई के, 1 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा 2 जे के, ठीक है, और -2 माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा -2 + 3 दैट इज 1, तो 1 के केप हो जाएगा। तो ये ए बी वेक्टर आ गया। उसी प्रकार से हमारे पास ए सी वेक्टर कैसे आ जाएगा, ए सी वेक्टर क्या आ जाएगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। तो निकाल लेते हैं ओ सी वेक्टर। तो देखो ओ सी वेक्टर ये है -5 -1 दैट इज माइनस का 6 आई के, 2 -1 मतलब प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 3 जे के, -6 + 3 इज माइनस का 3 के के। तो ए बी वेक्टर आ गया, ए सी वेक्टर आ गया। अब इनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, अभी अपन ने देखा था। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 4 + 1 + 1 6, ठीक है। इन द सेम वे ए सी वेक्टर कितना आ जाएगा अपने पास, ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर
9, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा अच्छा। यहाँ से अपन एक काम कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, 3 कॉमन ले लेता हूँ, मतलब आई मीन तो यहाँ से अपन 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लेंगे तो बाहर आके वो कितना हो जाएगा, 3, बाहर आके 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा 4 प्लस 1 प्लस 1 2 बच गया, 4 प्लस 8 ये कितना होगा 3√6। अच्छा, अब ये आ गया अपने पास ए बी वेक्टर की लेंथ, मतलब सी कितना आ गया था यहाँ पर √6, और बी कितना आ गया था अपने पास 3√6। इन दोनों का रेशियो अगर करें, इन दोनों का अगर रेशियो निकाला जाए तो रेशियो कितना हो जाएगा, यू कैन सी रेशियो यहाँ पर हो जाएगा 1:3, 1:3 का रेशियो यहाँ पर हो गया है। ओके, सो मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसको। अच्छा, तो अपने पास यहाँ पर क्या आ गया है, अपने पास यहाँ पर आ गया है कि ये बी वेक्टर बी और ये सी था, ये डी यहाँ पर है, और ये 1:3 का रेशियो आ गया अपने पास, मतलब ये यहाँ से आता कितना है 1 और ये यहाँ से आता कितना है 3। बी आपको दे रखा था 2 1 -2, सी आपको दे रखा था -5 2 -6। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो सकता है, आपका एक और कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो सकता है। कौन सा, देखिए यहाँ पर जो है डी अपन को चाहिए, अगर डी मिल जाता है तो हम बाइसेक्टर का लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डी डी कैसे मिलेगा, इंटरनल डिवीजन से, इंटरनल डिवीजन, राइट, इंटरनल डिवीजन हो रहा है, इंटरनल डिवीजन किससे हो रहा है, मतलब बी और सी को डी डिवाइड करा 1:3 के रेशियो में, तो डी वेक्टर या डी पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, राइट, बाय इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, जो क्या बोलता है कि इसका जो मल्टीप्लाई होता है इसके साथ होता है, राइट, और इसका मल्टीप्लाई उस वाले के साथ होता है, ये आपको सभी को पता ही है। ठीक है, सो मैं 1 का मल्टीप्लाई जब इससे कर देता हूँ, आप जो है वेक्टर को ध्यान में रखना है लेकिन जल्दी से भी आपको करना है, तो मैंने यहाँ पर वेक्टर्स नहीं लिखे हैं, ठीक है, आप अंडरस्टैंड उनको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आएगा -5 2 -6, ठीक है, उसका प्लस अपन करेंगे किसके साथ, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, तो 3 2 6, 3 1 3 और 3 2 6, ये बेसिकली 6i + 3j - 6k ही लिखा हुआ है। आप इसको अंडरस्टैंड करिएगा ताकि आप एग्जाम में भी कर सके, आपको एग्जाम में आईजे के लिखने कोई देखने नहीं आएगा कि आपने आईजे के लिखा है या नहीं लिखा है, लेकिन उनको आंसर से मतलब रहता है। ठीक है, आपको सिर्फ टिक करना रहता है आंसर, तो यहाँ पर जितना शॉर्ट आप लिख सकते हैं उतना आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आप भी इसको आदत बना सकें। ठीक है, और नीचे क्या रहता है, नीचे इन दोनों का प्लस, मतलब 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, यहाँ पर m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो m into this and n is to this, तो m + n 3 + 1 4 हो गया। और यहाँ पर देखना सिर्फ i को i के साथ प्लस करना है ना, i को i के साथ प्लस करेंगे, j को j के साथ, तो -5 + 6 कितना हो गया 1, 3 + 2 5, -6 + 6 -6 -6 माइनस का 2 है, डिवाइड बाय 4। अच्छा, सो ये आ गया। ओके, अब यहाँ पर अपने पास डी वेक्टर भी आ चुका है, तो मैं यहाँ पर ट्रायंगल फिर से बना देता हूँ। डी वेक्टर आ गया अपने पास, ये आपका एंगल बाइसेक्टर था। ए वेक्टर, ए यहाँ पर अपने पास कितना था, ए यहाँ पर था अपने पास 1 -1 एंड -3, और डी कितना था, डी कितना आ गया है अपने पास
1,5 माइनस का 12, ठीक है, सबके अपन में 4 है तो मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो आप बेसिक लेवल को क्या निकालना, आप एडी के लिए निकालना, मतलब रिजल्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले एडी वेक्टर निकाल लो। एडी वेक्टर कैसे निकालोगे, एडी वेक्टर कैसे निकालोगे, 1/4 माइनस 1, तो 1/4 माइनस 1 आई कैप, ठीक है, प्लस 5/4 प्लस 1 जे कैप, प्लस माइनस का 12/4 प्लस 3 के कैप, राइट। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3/4 आई कैप, 9/4 जे कैप, ठीक है, और ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 के कैप, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड चाहिए था, रिजल्टेंट उसको पूछना था। तो एडी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, -3/4 का स्क्वायर मतलब 3 3 9, 4 4 16 प्लस 81 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, और 81 प्लस, चलो 9 को कॉमन लेके बाहर ही निकाल लो, राइट, 9 कॉमन लेके बाहर निकल जाएगा, ठीक है, मतलब 3 बाहर आ जाएगा, राइट। तो 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 10, राइट। यहाँ से मैंने कुछ नहीं करा, इस 9 को मैं कॉमन मतलब ऐसा लिख दिया मैंने, कुछ नहीं करा, 9 को यहाँ कॉमन लिया, 1 प्लस ये कितना हो गया 19, नीचे 16 था, तो जब 16 बाहर आएगा तो 4, 9 बाहर आएगा तो 3 रूट से, ये 10, तो ये आपका क्या हो गया आंसर, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। If A, B, C are three vectors such that every pair is non-collinear and A plus B, B plus C are collinear with C vector, A vector, find A plus B plus C vector। अच्छा, सबसे पहले कोलिनियर का कंसेप्ट समझ लेते हैं। कोलिनियर का कंसेप्ट क्या है, दो वेक्टर्स का अगर डायरेक्शन सेम है, दो वेक्टर्स का अगर डायरेक्शन सेम है और एक दूसरे के पैरेलल है तो वो कोलिनियर कहलाते हैं, ठीक है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आर इक्वल, मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब उनका जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में हो या पैरेलल हो, ठीक है, तो ये भी कोलिनियर कहलाते हैं, ये और ये भी कोलिनियर है, ठीक है। तो यहाँ पर ए वेक्टर इज पैरेलल टू, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, और यहाँ पर भी अगर ये ए है या फिर इसको सी मान लो, ये सी वेक्टर है या डी वेक्टर है, तो सी वेक्टर इज पैरेलल टू या कोलिनियर टू, आई एम सॉरी, कोलिनियर टू डी वेक्टर, वन एंड द सेम थिंग है, कोलिनियर बोलो या पैरेलल बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इक्वल है, तो ए इक्वल टू ये क्या हो जाएगा लेमडा बी वेक्टर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस लेमडा डी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। सो ये प्रीटी मच क्लियर है यहाँ से कोलिनियर का कंसेप्ट। अब देखते हैं एबीसी आर थ्री वेक्टर सच दैट एवरी पेयर इज नॉन कोलिनियर, मतलब हर एक पेयर नॉन कोलिनियर है। तो पेयर वाइज नॉन कोलिनियर मतलब ए बी इज नॉन कोलिनियर विद बी सी इज नॉन कोलिनियर विद ए सी, ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे बोला है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी आर कोलिनियर विद सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। अच्छा, तो क्या बोला, ए प्लस बी किसके साथ कोलिनियर है, सी वेक्टर के साथ, एंड बी प्लस सी इज कोलिनियर विथ ए वेक्टर, ओके। अच्छा, जब कोलिनियर है तो अपन इसको कैसे ले सकते हैं, ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा सी वेक्टर, इधर भी सेम बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर, ओके। अच्छा, अब इसको ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास इक्वेशन 1 पड़ी है, इक्वेशन 2 पड़ी है, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 2 लिख देता, बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता, लेमडा, ओके। यहाँ पर लेमडा नहीं लिखना है आपको, क्योंकि एक बार आपने लेमडा लिख चुके हैं तो दूसरा कांस्टेंट भी होगा ना सेम। यहाँ पर म्यू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, म्यू, ओके। लेट मी इरेज दिस। सो यहाँ पर क्या हो गया, म्यू सी, म्यू ए वेक्टर, ओके। अरे बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर ए प्लस बी पैरेलल है सी के तो मैंने लेमडा सी लिखा, मतलब ये प्रोपोर्शन है, मतलब रेशियो तो अलग अलग हो सकता है, सेम रेशियो थोड़ी हो सकता है, इसलिए वो लेमडा और म्यू माना है मैंने, ठीक है। आप लेमडा 1 लेमडा 2 कुछ भी देख सकते हैं आप, ठीक है। सो ये यहाँ पर अपन क्या कर रहे थे, ओके, इसको भी मैं रेज कर लेता हूँ, ओके। सो ये कितना हो जाएगा, म्यू ए वेक्टर, इन दोनों को मेरे को माइनस करना है, तो मैंने माइनस 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 कर दिया,
प्लस बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा सी वेक्टर माइनस म्यू ए वेक्टर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर भी ए सी वेक्टर है और यहाँ पर भी ए और सी वेक्टर है, दोनों का कंपैरिजन करने पर मुझे पता चलता है कि लेमडा कितना आ रहा है -1 और म्यू कितना आ रहा है -1 आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में लेमडा इक्वल टू -1 अगर मैं रख दूँ, ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा -c, और a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 0, और ये तो चाहिए था a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना था, ये अपने पास आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। ओके, सबसे लास्ट क्वेश्चन है फाइंड नेचर ऑफ द लाइन आल्सो फाइंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ एग्जिस्ट। ओके, सो ये लाइन दे रखी है आपके पास, दो लाइन है L1 ठीक है और L2, बताना आपको ये कैसी लाइन है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर मतलब अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा जो होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का। किसका? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट। ओके, सो मान लीजिए कोई भी लाइन है L1 ठीक है, सो और L1 लाइन जो है वेक्टर फॉर्म में कैसे दे रखी है आपको, A1 प्लस A2 लेट मी इरेज दिस। ओके, सो आपको दे रखी है ये A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप प्लस लेमडा टाइम्स B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, ये आपको दे रखी है। कोई भी लाइन दे रखी है L1, तो इस लाइन L1 के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे, A1 प्लस लेमडा B1, A2 प्लस लेमडा B2 एंड A3 प्लस लेमडा B3, ये इसके क्या होंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। सो बेसिकली पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, उन सारे इनफाइनाइट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो है रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन L1, मतलब इसको सेटिस्फाई करेंगे हर एक पॉइंट L1 लाइन पर जितने भी पॉइंट्स है वो इस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेंगे। एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरल फॉर्म क्या है वो क्या कहलाता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहलाता है। अच्छा ठीक है, अब अपन को बताना है कि ये जो दो लाइंस दे रखी है वो कैसी लाइंस है। तो मैं इनको मान लेता हूँ, लेट्स से लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है, लेट्स से लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, अपन मान के चल रहे हैं, अगर अपन सही साबित हुए तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। तो मतलब लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। ठीक है, L1 अपन ने बोल दिया ये वाली लाइन है और L2 यहाँ पर थे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अपन क्या निकालेंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो L1 के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अभी अपन को पता है A1 प्लस लेमडा B1, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस लेमडा 2, 1 प्लस लेमडा 2, या फिर इसको इस तरह से लिख देते हैं, इसको कैसे लिख देते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं, राइट। इसको अपन लिख देते हैं 1 प्लस 2 लेमडा। ठीक है, इन द सेम वे -1 माइनस का 3 लेमडा, इन द सेम वे माइनस का 10 प्लस का 8 लेमडा। ये L1 के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास। L2 के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 4 प्लस 1 म्यू, इन द सेम वे -3 माइनस का 4 म्यू एंड -1 प्लस का 7 म्यू। ओके, सो ये क्या आएंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ गया L1 और L2 के। अच्छा, सो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अभी मैंने बताया कि हर एक पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो L1 के लिए यहाँ पर पॉइंट्स हैं वही L2 के लिए यहाँ पर भी पॉइंट्स होंगे, और ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पर। तो एट इंटरसेक्शन, ठीक है, एट इंटरसेक्शन क्या होंगे, पॉइंट्स इक्वल होंगे। तो 1 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 4 प्लस म्यू। ठीक है, और -1 माइनस 3 लेमडा इज इक्वल टू -3 माइनस का 4 म्यू। अच्छा, यहाँ से अगर देखें तो मेरे पास क्या आ गया, म्यू -2 लेमडा इज इक्वल टू -3 आ गया,
और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है, अगर देखा जाए तो 4 म्यू माइनस का 3 लेमडा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 2 माइनस 1 हो गया। तो ये दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सोल्व कर देते हैं। सोल्व कैसे कर लेते हैं, यहाँ पर 4 म्यू है इसका कोफिशिएंट, तो आई थिंक इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का 12, 4 म्यू माइनस का 8 लेमडा एंड इधर आ जाएगा 4 म्यू, वो इक्वेशन लिख रहा हूँ ये वाली है ना, माइनस 3 लेमडा इक्वल टू यहाँ किधर है 2 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या पता चल रहा है अपन को, सब्ट्रैक्ट करने पर ये कट जाएगा और 8 माइनस 8 प्लस 3 हो जाएगा आपका माइनस का 5 लेमडा, इधर आ जाएगा माइनस का 14, तो यहाँ पर माइनस 3 यहाँ माइनस 2 आएगा। ओके, माइनस 2 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 10, सो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा अपने पास, लेमडा इक्वल टू 2 आ गया। इसको यहाँ रखने पर इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रखने पर मेरे को म्यू मिल जाता है 1। ठीक है, आप ट्राई कर लेना, इसको म्यू इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब तीसरा जो कोऑर्डिनेट था अपने पास, अगर मैं उसमें रख देता हूँ और सेटिस्फाई कर देता है, इक्वलिटी होल्ड कर जाती है, तो लाइन इंटरसेक्टिंग थी, क्योंकि अगर दो कोऑर्डिनेट से लेमडा और म्यू की जो वैल्यू थर्ड कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर देगा, तो इसका मतलब वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस 10 प्लस 8 इंटू लेमडा की वैल्यू कितनी थी 2, तो माइनस 1 प्लस 7 1, ओके, ये हो जाएगा 7 1, ये 6 आ रहा है, इधर भी 8 2 या 16, इधर भी 6 आ रहा है, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों लाइन कैसे थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, इंटरसेक्टिंग लाइन थी, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा, किसी में भी रख दो, मैं इसमें रख देता हूँ, यहाँ में रख रहा हूँ ना, तो इसमें रखने पर मेरे को क्या पता चल रहा है 4 प्लस 1 म्यू था, 4 प्लस 1 म्यू, ओके, म्यू कितना था अपने पास 1, तो ये 5 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 4 माइनस का 7 माइनस 1 प्लस 7 दैट इज 6, 5 माइनस 7 6, ये क्या आ गया आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ गए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।